हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइज़ मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021, जिसमें हम भारतीय इतिहास में भी जो है प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं और उसमें हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, जो कि है मौर्योत्तर काल। गाइज़ हम मौर्य साम्राज्य तक कर चुके हैं, आज हम करेंगे मौर्योत्तर काल। तो चलिए गाइज़, बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है गाइज़, चलिए यहाँ हो गया हमारा चैप्टर स्टार्ट। तो ओके, तो यहाँ क्या लिखा है गाइज, यहाँ लिखा है ओके, तो यहाँ लिखा है जो सबसे पहला पैराग्राफ है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है कि जो रुद्रदामन है। गाइज हमने पढ़ा था रुद्रदामन का एक अभिलेख है, क्या नाम है उसका, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और रुद्रदामन है कहाँ से गाइज, ये है आपके गुजरात साइड से है। ठीक है, तो ये शासक हैं। तो गाइज यहाँ पे लिखा है कि जो रुद्रदामन है 130 से लेकर 150 ईस्वी की बात है वहाँ। तो इनका क्या है, एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में कहाँ पे है, गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। गुजरात में गिरनार पर्वत, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें लिखा है कि ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण, मतलब ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा का ये क्या है, अभिलेख अब तक का प्राप्त जो है संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे ज़्यादा प्राचीन है। अगर आप बात करें संस्कृत अभिलेखों की बात करें तो ये क्या है, सर्वाधिक प्राचीन है। और इसकी लिपि और भाषा की अगर बात करें तो इस लिपि क्या होती है और भाषा क्या होती है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अभी की हम बात करें तो हमारी जो भाषा है वो क्या है, हिंदी है, और जो हमारी लिपि है वो है देवनागरी। जो ये आप लिखते हैं ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो यही है आपकी लिपि और भाषा दोनों अलग अलग होती है। हिंदी आपकी भाषा है अगर हम अभी की बात करें, और देवनागरी आपकी लिपि है। और यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं तो यहाँ भाषा है संस्कृत, यानी कि संस्कृत बोलते होंगे लोग, और लिखते कैसे हैं, ब्राह्मी लिपि में उसको लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन। आगे बढ़ते लिखा है, इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। किसका, संस्कृत काव्य शैली का। तो इसमें क्या है, रुद्रदामन जो थे वहाँ के शासक थे, गिरनार गुजरात की बात है ये। तो जो है ये गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख है, गुजरात में है। तो ये वहाँ की रुद्रदामन का जो अभिलेख है, वहाँ से क्या मिलता है, रुद्रदामन की वंशावली, उनकी जितनी भी विजय थी उनके बारे में, उनके शासन के बारे में, उनके व्यक्तित्व आदि पर जो है प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है, सुदर्शन झील के क्या होता है कि देखिए गाइस, हमें पता है कि सुदर्शन झील कौन बनवाता है गाइस, ये बनवाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। मतलब इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी वो मिलेगी आपको सुदर्शन झील के बारे में। ठीक है, तो जब भी आए ये, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सुदर्शन झील। फिर लिखा है कुजुल कटफिशेस। ठीक है, तो ने क्या करा, ये कब से कब तक थे, 45 से लेकर 85 तक है। हम बात कर रहे हैं कुजुल कटफिशेस की। ठीक है, तो इन्होंने भारत पर सर्वप्रथम पश्चिम उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। मतलब सपोज कि ये हमारा भारत है, ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या करा, अधिकार कर लिया। किसने, कुजुल कटफिशेस की बात हो रही है। और इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। कौन से, तांबे के सिक्के। अब सिक्के भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। तो इनके सिक्कों पर क्या है, धर्मथिदस या धर्मथित, यानी कि धर्म में स्थित मतलब उत्कीर्ण है। ठीक है, ये चीज़ें ये लिखा हुआ है। ठीक है, उनके सिक्कों पर। सर्वप्रथम विम कटफिशेस, ये पहली जो बात करी हमने, यहाँ देखिए पहला नाम जो था वो था आपका कुजुल कटफिशेस। फिर हम अभी यहाँ जो बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं विम कटफिशेस। ठीक है, दूसरा हो गया, दूसरा नाम लिख दीजिए। कि काल में भारत में क्या है, कुषाण सत्ता स्थापित हुई। देखिए हम जानते हैं कुषाण वंश। ठीक है, तो कुषाण सत्ता यही हो गया आपका, एक है कुजुल कटफिशेस, दूसरा है आपका विम कटफिशेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जो विम कटफिशेस है उसकी काल में क्या होता है कि भारत में कुषाण राजवंश आता है। ठीक है, और इसमें कुषाणों में हमें सबसे ज़्यादा किसका नाम याद है गाइस, कनिष्क का। तो ठीक है, ये इसी वंश से आएगा। तो विम कटफिशेस ने जो है स्वर्ण और, अभी देखिए यहाँ पे स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाए। और जो हमने पहली जो बात करी थी कुजुल कटफिशेस की, उन्होंने तांबे की। और जब हम बात करेंगे विम कटफिशेस, तो इन्होंने स्वर्ण के यानी कि सोने के और तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, तांबे के तो दोनों ने चलाए, इन्होंने यानी कि विम कटफिशेस ने सोने के भी चलाए। फिर लिखा है जो आपका है शिव
त्रिशूल और नंदी की आकृति उनके सिक्कों पर होती थी। मतलब किसके, विम कटफिसेस के सिक्कों पर आपको क्या मिलेगा, शिव की आकृति मिलेगी, त्रिशूल की मिलेगी, नंदी की मिलेगी, इससे महेश्वर नामक उपाधि धारण की। मतलब इसने, मतलब विम कटफिसेस की जो उपाधि थी वो क्या थी, महेश्वर। एक्चुअली शिव के भक्त होंगे, तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। यानी कि अभी हमने दो नाम पढ़ लिए, कुजुल कटफिसेस और विम कटफिसेस। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब इसमें दो चीज़, इसमें एक नाम इंपॉर्टेंट हो गया और उसके बाद उनके सिक्के इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो एक ने तांबे के, जो ऊपर वाला था कुजुल कटफिसेस तांबा, और नीचे वाले जो थे वो तांबे और सोने दोनों के। फिर लिखा है पश्चिम उत्तर भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन, जो पश्चिम उत्तर भारत है यानी कि यही वाला, यहाँ पे स्वर्ण सिक्के की अगर हम बात करें तो उसका प्रचलन क्या है, इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। अगर सोने के सिक्के की बात होती है तो किसने करवाया था प्रचलन, हमारा इंडो ग्रीक या हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जबकि देखिए अगर आप कहें कि शुरुआत किसने करी थी तो ठीक है, हम कह देते हैं कि इंडो ग्रीक हिंद यवन जो है राजा है, इन्होंने कर दी थी। मतलब इनके द्वारा सोने के सिक्के चलवा दिए गए थे। लेकिन अगर आप कहें कि नियमित पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय किसको जाता है, कुषाण शासकों, यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं उनको। मतलब प्रचलित कराने का श्रेय तो चलिए आपने हिंद यवन या इंडो ग्रीक को दे दिया, लेकिन आप कहोगे नियमित रूप से कौन चलाया, वो कुषाण शासकों ने चलाया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया गया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ण सिक्के किसने चलाए या नियमित रूप से किसने चलाए। तो किसने चलाए शुरुआत, इंडो ग्रीक, और नियमित रूप से कुषाण शासकों ने, ठीक है। कुषाण शासकों ने क्या है, स्वर्ण एवं क्या है, ताम्र यानी कि तांबे, दोनों के ही सिक्कों का प्रयोग को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया। दोनों इन्होंने व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने पर चलाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं कि किसने चलाए, बस यही था क्वेश्चन इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा लिखा है कि जो कुषाण शासक है उसमें जो विम यानी जो दूसरा नाम हमने पढ़ा था वो था विम कटफिसेस। तो विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। देखिए अभी किए थे ना, कुजुल कटफिसेस ने सिर्फ तांबे के किए थे और विम कटफिसेस ने सोने और तांबे दोनों के किए थे। तो सर्वप्रथम सोने के मतलब कुषाण शासकों में तो विम कटफिसेस थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले कुषाण शासकों में कनिष्क के सिक्कों पर क्या है, बुद्ध का अंकन मिलता है, ठीक है। तीसरा नाम आ गया हमारे पास कनिष्क। विम कटफिसेस, सबसे पहला कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, तीसरा आ गया कनिष्क। तो इनके सिक्कों पे क्या मिलता है आपको, बुद्ध का अंकन मिलता है। और विम कटफिसेस के सिक्कों पर आपको शिव से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है योद्धेय का प्रमाण। योद्धेय का प्रमाण जो है आपका पुराण जो है, अष्टाध्यायी या बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। किसका, योद्धेय का, ठीक है। तो इसका साम्राज्य जो है दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण क्या होता है, दक्षिण पूर्व पंजाब और राजस्थान के बीच था, ठीक है। तो कहाँ कहाँ, दक्षिण पूर्व पंजाब, पंजाब का दक्षिण पूर्व वाला एरिया, और उसके नीचे आता है राजस्थान, वहाँ पे था। तो क्या है, इसके सिक्कों पर किसका है, कार्तिकेय का अंकन है, ठीक है। ये आपका चौथा नाम है। कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, कनिष्क, और चौथा है आपका योद्धेय। पुराण, इनका प्रमाण कहाँ मिलता है, पुराण में, अष्टाध्यायी में, बृहद संहिता में मिलता है। और अगर हम बात करें कि इनके सिक्कों पर कार्तिकेय के अंकन मिलता है, कार्तिकेय। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध कनिष्क, अब हम बात कर रहे हैं कनिष्क के, जो हमने तीसरा नाम पढ़ा था, ठीक है, जिनके सिक्कों पर बुद्ध से रिलेटेड अंकन मिलता है, ठीक है। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की जो तिथि है वो है आपकी 81 ईस्वी, ठीक है। तो यह प्रतिमा मथुरा से लाकर क्या है, कनिष्क ने राज्यारोहण के तीसरे वर्ष यानी कब, 78 ईस्वी में सारनाथ में स्थापित की थी। कहाँ से लाए थे गाइस, ये मथुरा से लाते हैं और सारनाथ में स्थापित कर देते हैं। क्या, बौद्ध अभिलेख है, सारनाथ का बौद्ध अभिलेख जो है मथुरा से लाके ये क्या करते हैं, सारनाथ में ले आते हैं अपने राज्य अभिषेक के तीसरे वर्ष, ठीक है। तो कौन से वर्ष, तीसरे वर्ष, ठीक है। कनिष्क के रबतक अभिलेख, एक ये भी नाम याद रखिएगा। एक हमने क्या, सारनाथ बौद्ध अभिलेख देख लिया जिसे मथुरा से सारनाथ लाया गया। फिर कनिष्क का ही है आपका गाइस रबतक अभिलेख में क्या है, 4 शहरों के नामों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं वो 4 शहर, एक हो गया आपका साकेत, दूसरा हो गया आपका कौशाम्बी, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र, और चौथा हो गया चंपा। गाइस चंपा क्या है, जो हमने देखा था अंग की राजधानी थी जब हम 16 महाजनपद पढ़ रहे थे, ठीक है। तो
क्या है, ये 4 नाम हो गए हैं, साकेत है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है और चंपा है। मतलब इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, कनिष्क के 2 अभिलेखों की बात करी, एक सारनाथ बौद्ध अभिलेख, दूसरा रप्तक अभिलेख की बात करी। और रप्तक अभिलेख सारनाथ वाले में क्या था, ये मथुरा से सारनाथ लाया गया, ये इंपॉर्टेंट था। और रप्तक में 4 शहरों के नाम की बात करी गई है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जैन ग्रंथ की। फिर हमने बात करी विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत ने शकों ने पराजित कर उनके जो है इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, जो विक्रमादित्य के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों ऐसे करके आते हैं ना, उत्तराधिकारी आते हैं, तो इनका उत्तराधिकारी था। ठीक है, और उत्तराधिकारी को पराजित करने का काम किसने किया था गाइस, किया था शक ने। जब यहाँ शक पराजित करते हैं तो वहाँ से क्या स्टार्ट होता है, शक संवत होता है। और ये कहानी है गाइस 135 की, विक्रमादित्य का जो डेट है वो है 57 है। ठीक है, तो 135 और -57 जब आप करते हैं, 135 जब इन्होंने पराजित किया और विक्रमादित्य का टाइम की जो बात करें 57 की, तो जब आप इसको माइनस करते हैं तो आता है 78। यही तिथि है आपकी जो हम बोलते हैं ना शक संवत। तो शक संवत क्या है, 78 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है, ये है आपकी 78 ईस्वी है। गाइस बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान मत रखिएगा, 2 आएंगे आपके पास, एक आएगा आपके पास शक संवत, एक आएगा आपका विक्रम संवत। ठीक है, 2 विक्रम संवत और शक संवत। तो शक संवत अभी हमने देखा 78 ईस्वी, आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा कि इसका जो प्रारंभ है, इसकी प्रारंभिक तिथि जो 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक यानी कि कनिष्क को इसका क्या है, प्रवर्तक माना है, शक संवत का प्रवर्तक। कौन सा अभी हम बात कर रहे हैं गाइस, क्या, शक संवत। ठीक है, शक संवत की हम बात कर रहे हैं और शक संवत क्या है, 78 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विक्रम संवत भी अभी हम देखेंगे। लिखा है वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए क्या, जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं ना गाइस, कौन सा कैलेंडर हम वर्तमान में यूज़ करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यही क्या है आपका वर्ल्ड वाइड चल रहा है, यानी कि विश्वव्यापी है। और वर्तमान कैलेंडर से अगर हम 87 जोड़ देने पर, जैसे सपोज कि आज कोई डेट है, ठीक है, आज है 24 अप्रैल, यानी कि 24 है आपकी कोई किसी ईस्वी की। ठीक है, या नहीं सॉरी, चलिए हमने कहा आज है अभी चल रहा है 2021। ठीक है, जब आप इसमें क्या करेंगे, 57 को जोड़ देंगे। 57 को जब आप जोड़ देंगे तो आप क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा विक्रम संवत। ठीक है, तो आप उसी चीज़ को जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में आप 2021 लिख रहे हैं, उसमें जैसे ही आप 57 को जोड़ देंगे तो आप बोलने लगेंगे विक्रम संवत की बात करने लगेंगे। ठीक है, वो हो जाएगा विक्रम संवत। और अगर इसी में से आप, ठीक है, अगर 2021 में से अगर आप 78, अभी जो हमने शक संवत देखा था, 78 ईस्वी को माइनस कर देंगे तो गाइस वो आ जाएगा आपका शक संवत। ठीक है, यानी कि विक्रम संवत में आपको जोड़ना है और शक संवत में, देखिए विक्रम संवत में आपको जोड़ना है और क्या जोड़ना है, आपको 57 जोड़ना है। ठीक है, तो जो भी है ग्रेगोरियन कैलेंडर 2021 का, अगर आपको विक्रम संवत करना है तो आप इसमें जोड़ दीजिए, और अगर आपको इसका शक संवत निकालना है तो माइनस कर दीजिए 78। तो ये आपका हो जाएगा शक संवत, और यही ग्रेगोरियन कैलेंडर का विक्रम संवत हो जाएगा। ठीक है, सपोज अभी हम 2021 में जी रहे हैं, तो ये हो गई कहानी हमारी। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, क्वेश्चन पीस के बहुत आसान है। अब देखिए, जो हिंदी कैलेंडर होता है, हिंदू पंचांग होता है, जो हमारा होता है राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है, तो उसका जो पहला महीना होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का गाइस पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा हिंदुओं का होता है वो होता है पंचांग। तो पंचांग में जो सबसे पहला महीना होता है गाइस, वो उसको हम बोलते हैं चैत्र। ठीक है, वैसे जनवरी होता है, ऐसे चैत्र होता है। हमारा जो है वो चैत्र है, जो हम मानते हैं हिंदू धर्म में, जो हमारे सनातन धर्म में जो माना जाता है वो होता है चैत्र। लिखा है विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी हैं। क्या,
एक हो गया कृत संवत, एक हो गया मालव संवत। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। अगर आप बात करो राष्ट्रीय कैलेंडर किसको अपनाया गया है तो वो हो गया आपका शक संवत को। आगे बढ़ते हैं, शक संवत में गाइस हमने क्या किया था, माइनस का 78 किया था। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है अश्वघोष जो है कनिष्क के कौन थे, राज कवि थे। ठीक है, अश्वघोष जो है कनिष्क के, ये हमने और कहाँ नाम पढ़ा है जैसे हम जब पढ़ रहे थे ना कि जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे और जो बौद्ध संगीतियाँ पढ़ रहे थे, ठीक है, तो जब हमने देखा था कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी, ठीक है, तो उसमें जो शासक था गाइस वो था आपका कनिष्क। ठीक है, कनिष्क था और उसमें जो लाइक अध्यक्ष होते थे, तो अध्यक्ष कौन थे आपके, अश्वघोष ही थे। और अश्वघोष कौन है, अभी यहाँ पे क्या क्या कि कनिष्क के राज कवि हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है सौंदरानंद, इन्होंने लिखा है बुद्धचरित, इन्होंने लिखा है सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और ये आप बिल्कुल ही याद रखिएगा। फिर लिखा है वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे और उन्होंने, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, उन्होंने चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है उसकी अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, अश्वघोष, अश्वघोष जो है गाइस, ओके गाइस यहाँ थोड़ा सा वो है, जो आपके वसुमित्र हैं उन्होंने चौथी, अभी जो मैंने बात करी चौथी बौद्ध संगीति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, वसुमित्र करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है अश्वघोष जो है नागार्जुन, पाशर्व और चरक, चार नाम इसमें लिखे हैं। एक नाम लिखा है अश्वघोष, फिर लिखा है नागार्जुन, फिर लिखा है पाशर्व और फिर लिखा है चरक। ये चार नाम है, ये चारों ही जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क के दरबार से कौन संबंधित था। तो कौन कौन है इसमें, अभी हमने एक नाम पढ़ लिया वसुमित्र, ये भी थे, अश्वघोष भी थे, नागार्जुन भी थे, पाशर्व भी थे और आपके चरक ये भी थे। तो पतंजलि ने पाणि की अब देखिए पाणि ने क्या लिखी है, अष्टाध्याय। ठीक है, इनकी रचना है पाणि की। ठीक है, तो गाइस एक मिनट जरा, तो दोस्तों जो आपके पाणि हैं, ठीक है, इनकी रचना कौन सी है, पाणि की रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणि की रचना है अष्टाध्यायी। अब आता है इसमें नाम लिखा है पतंजलि। अब पतंजलि क्या करते हैं, पतंजलि जो है अष्टाध्यायी पर, ये जो अष्टाध्यायी है उस पर क्या करते हैं, लिखते हैं महाभाष्य की रचना की। ठीक है, यानी कि पाणि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने टीका लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है महर्षि पतंजलि, मतलब जो पतंजलि शुंग कालीन विद्वान थे, कौन से, शुंग काल के थे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोलते थे। ऐसे उनके शिष्य थे, किसके शिष्य थे, पतंजलि के, जो जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया था और फिर भी वो क्या है, संस्कृत बोलते थे। ठीक है, तो अभी हमने दो चीज़ पढ़ ली, पाणि की अष्टाध्यायी और पतंजलि ने जो है पाणि की जो अष्टाध्यायी है उस पर टीका लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य। और पतंजलि जो है शुंगकालीन विद्वान थे, मतलब शुंग काल से रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं, हम लिखा है कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश के साम्राज्य की जो सीमा है वो कह रहा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उससे बाहर तक फैली हुई है। ठीक है, तो इस वंश का जो महानतम शासक है गाइस कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक है इसमें है कनिष्क। तो इसकी सीमा क्या है, उत्तर में चीन के तुर्फान और कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत और पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत है। इसने क्या कहा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है, उससे भी बाहर तक है, कनिष्क की सीमा है। अगर हम सीमा की बात करें तो इसने कहा उत्तर में भैया चीन के तुर्फान से लेकर यहाँ पे आता है सपोज कि ये जो है आपका है इंडिया। ठीक है, तो ये आपका है गाइस इंडिया, ये आपका हो गया राजस्थान, ये हो गया आपका गुजरात, नीचे हम पहुँचते हैं, ये आपका हो गया नेपाल, सिक्किम के अरुणाचल प्रदेश, ये 7 सिस्टर्स है आपकी, और यहाँ पे आ गया हमारा पूरा इंडिया। तो इसने कहा यहाँ पे चीन का तुर्फान है वहाँ कहीं, और फिर ये आपका कश्मीर है वो, दक्षिण में आपका विंध्य पर्वत आता है वो, और फिर उसके बाद आपका उत्तर से लेकर पूरब में कहाँ है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार वाला एरिया हो गया इतना। ठीक है, तो ये पूरी उसकी सीमा आती है। ठीक है, हम कितना देख पा रहे हैं इसकी सीमा में, कुछ यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया जो है इसकी सीमा में आता है, किसकी, कनिष्क। और देखिए भारत से बाहर तक भी जा रहा है इसकी सीमा। ठीक है,
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ईजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। पेरिप्लस, नहीं सॉरी, इसमें लिखा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी। ठीक है, ये है बुक का नाम, एक बुक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी और अरिका मेडू। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बुक का नाम भी है गाइस, ये इसमें अभी हम देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी और अरिका मेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह यानी कि जो पोर्ट्स होते हैं वो और व्यापारिक केंद्र की उत्पत्ति के साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि जो कुषाण है उनका जो व्यापार है वो कहाँ है। फारस की पश्चिम में अगर आप जाते हैं तो फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पे हुई खुदाई, या ये एक बुक भी है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो कुषाण है उनका जो व्यापार है वो यहाँ पे आपका फारस की खाड़ी है गाइस। ये सारा जो आपका कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है ना, आप उस साइड तक पहुँचिए जहाँ पे आपको सऊदी अरब भी मिलेगा, यूएई भी मिलेगा, यमन मिलेगा। ठीक है, ये सारी कुवैत वाली जगह जो है आपकी, ईरान से उधर आप पूरा पहुँच जाइए, तो वहाँ वाली साइड की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इसने कहा कुषाणों का व्यापार फारस की खाड़ी और लाल सागर का, आप जानते हैं लाल सागर अफ्रीका और आपके ये अरब जो प्रायद्वीप है, महाद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, उसके जो बीच में एक आपने देखा होगा लाल सागर जाता है, फिर स्वेज नहर जाती है, फिर हम जो है इस वाले साइड को पूरा यूरोप से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वो वाली जगह है। तो यहाँ से उनका क्या होता था, व्यापार होता था। तो इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाण की जो है सतत नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये है कि व्यापार तो होता था, लेकिन आप कहो कि इनकी नौसेना थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नौसेना इनके पास नहीं थी। किसके पास, कुषाणों की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर लिखा है कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास होता है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसने कहा दो स्वतंत्र शैलियों की बात की गई है, एक कही गई है गांधार शैली और दूसरी जो है आपकी मथुरा शैली। तो इन दो की बात कही गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। लिखा है भारतीय और यूनानी जो है आकृति की सम्मिश्रण शैली को बोला यहाँ पे मतलब देखिए, दो है आपके पास गांधार मथुरा शैली, तो जो गांधार शैली है इसमें दो का मिश्रण है, दो शैलियों का मिश्रण है। एक तो आपकी भारतीय शैली का मिश्रण है और दूसरा आपकी जो यूनानी शैली है ना गाइस, तो उसका भी मिश्रण है। इसमें दोनों का मिश्रण मिलता है, किसमें, गांधार शैली में। फिर लिखा है इस कला के, इस जो कला शैली है उसके संरक्षक कौन थे, मतलब इसको संरक्षण कौन देता था। तो शक शासक भी देते थे और कुषाण भी देते थे गाइस, ये दोनों ही देते थे, शक और कुषाण दोनों देते थे इसको संरक्षण। तो इस काल का जो विषय है मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, देखिए जो कनिष्क के टाइम की अगर हम बात करें तो कनिष्क या कुषाण, तो ये बौद्ध धर्म से, मतलब कनिष्क तो इनफैक्ट बौद्ध मतानुयायी था ही। ठीक है, तो इसका जो विषय था, मतलब इस शैली का जो विषय था वो बुद्ध से रिलेटेड था, बौद्ध था। ठीक है, तो इस वजह से इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया, इसी शैली को यूनानी बौद्ध भी बोल दिया, इंडो ग्रीक भी बोल दिया, ग्रीको रोमन बोला है, ये सारी चीज़ें, ये सारा जो है इसको कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते, ये हम बात कर रहे थे गांधार, अभी भी गांधार शैली। तो इसने कहा जो गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसने कहा कौन सी चट्टान का प्रयोग किया जाता है, तो ये रही चट्टान आपकी, हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जो अफगानिस्तान, अभी गाइस अफगानिस्तान कहाँ है, भारत के आपके जो आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया, इनफैक्ट आज जो है जो टेरिटरीज बन गई हैं दो, जम्मू कश्मीर दो टेरिटरीज में विभाजित हो गया, एक हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। लद्दाख की जो सीमा है ना गाइस, वो अफगानिस्तान से मिलती है बहुत थोड़ी सी, और इनफैक्ट वो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK की मिलती है इनफैक्ट। ठीक है, तो इसमें लिखा है जो अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इसने कहा जो बामियान है, अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, वहाँ पे क्या है, बुद्ध प्रतिमाएं बनाई गई हैं पहाड़ों को काट कर। लेकिन जो अफगानिस्तान में जब हम ये आता है, तालिबान का शासन आता है, इनफैक्ट अभी भी आप कहें तो आधे अफगानिस्तान पे तालिबान का ही शासन है। एक तो आधे पे सरकार चल रही है, लेकिन आधे पे तालिबान वैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी भी। तो उसी तालिबान की बात कही गई, तो तालिबान शासन ने इस बुद्ध प्रतिमा को नष्ट करवा दिया। ठीक है, तो इसने कहा बामियान की पहाड़ियों को काट कर क्या बनाया, बुद्ध प्रतिमाएं बनाई गई हैं, और तालिबान के शासन में क्या करा, इनको नष्ट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस,
इसमें लिखा है कुषाण काल यानी कि प्रथम सदी ईस्वी में जो है बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। ठीक है, मतलब अब ये पूछो कि भैया बाल विवाह कब स्टार्ट हुआ, तो बाल विवाह कुषाण काल में यानी कि जो प्रथम शताब्दी ईस्वी है उसमें। और स्त्रियों में जो उपनयन संस्कार है जैसे अभी जैसे ब्राह्मणों में, क्षत्रिय में और क्या है आपका वैश्य, इन सब में क्या है उपनयन संस्कार होता है। ठीक है, तो पुरुष मतलब बाल दोनों का होता था, मेल फीमेल दोनों का होता था। लेकिन अब जब हम कुषाण काल की बात कर रहे हैं तो जो स्त्रियों का उपनयन संस्कार क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, समाप्त हो गया। और बाल विवाह के प्रचलन में उसे क्या है समाज में अत्यंत निम्न स्थिति, यानी कि यहाँ 3 बुराई हैं, एक नहीं 3 नहीं सॉरी 2, एक हो गया बाल विवाह, दूसरा हो गया कि उपनयन संस्कार भी समाप्त हो गया। ठीक है, और इस वजह से यानी कि बाल विवाह की वजह से स्त्रियों की जो दशा है वो आपकी निम्न होती गई। गाइस सबसे अच्छी अगर हम बात करें स्त्रियों की दशा की तो वो किस टाइम थी, तो वो आपकी थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका गाइस आता है वैदिक काल आता है, वैदिक काल से क्या होता है स्त्रियों की दशा आपकी गिरने लगती है। ठीक है, उसमें गिरावट आने लगती है और बाद में आते आते तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि भारत में जो है ब्रह्म आक्रमकों के कालों का सही जो कालानुक्रम है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखा है यूनानी, मतलब जो बाहर से आए हुए जो थे उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, उसका क्रम क्या था। सबसे पहले इसमें लिखा है जो यूनानी थे वो आते हैं 326 BC, सिकंदर महान होता है इसमें। ठीक है, फिर आते हैं आपके शक क्या है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आए। फिर आते हैं आपके कुषाण यानी कि पहली सदी में ही आए। ठीक है, तो ये BC में आता है, लेकिन ये जो आपका है ईस्वी में आता है, इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है, ये BC AD में, ये वाला आपका BC का है, ये आपका AD का है। ये ईसा पूर्व है वो आपका क्या है, ये आपका ईसा पूर्व है और ये वाला आपका क्या ईस्वी है। ठीक है, तो 3 का नाम दिया गया है जिन्होंने भारत पे आके आक्रमण किया। एक अभी तक आया है यूनानी नाम, फिर सेकंड आता है शक आते हैं और फिर आता है आपके कुषाण। ठीक है, फिर लिखा है ईरानी शासक थे। ठीक है, तो यूनानी शासक उनका नाम था गाइस क्या था, डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम, कब की बात हो रही है ये 522 to 486 ईसा पूर्व यानी कि BC में क्या होता है, डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, फिर लिखा है हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंध घाटी का प्रदेश तामिल था और पूर्व की ओर इसका विस्तार कहाँ तक था, राजपूताना के राजस्थान तक था। ठीक है, यूनानी शासक की बात हो रही है यहाँ पे और उनका जो नाम है वो है आपका डेरियस प्रथम की बात हो रही है। ठीक है, ये भारत पे आक्रमण करते हैं, भारत में आते हैं। हेरोडोटस एक लेखक हैं जिन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा जो डेरियस प्रथम है उनका जो साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक था, तो वो था सिंध घाटी से लेकर सिंधु घाटी तक तो था ही था, और पूर्व में पूरा आपका कहाँ तक है, राजपूताना तक था। ठीक है, तो ये कहते कौन है गाइज, ये कहते हैं हेरोडोटस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने बात कर ली डेरियस प्रथम की। ठीक है, फिर आता है यहाँ लिखा है मिनांडर और उनके जो पुत्र हैं क्या नाम है उनका, स्ट्रैबो। मिनांडर और इनके पुत्र हैं जिनका नाम है स्ट्रैटोस। ओके, तो उनका नाम है स्ट्रैटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले। अब स्ट्रैटो सेकंड द्वितीय ने शीशे, अब ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि जो शीशे के सिक्के हैं वो किसने चलाए, तो वो चलाए हैं स्ट्रैटो सेकंड ने। ठीक है, तो इसमें लिखा है इस हिंद यवन शासक का शासन क्या है 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने कितने नाम पढ़ लिए, तो गाइस देखते हैं हमने यहाँ कितने नाम पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिया डेरियस प्रथम। ठीक है, इनकी सीमा की बात कही गई है, सिंधु घाटी राजपूताना तक की बात कही गई है। फिर बात करी, एक नाम आ गया मिनांडर। ठीक है, ये भी हिंद यवन थे, यवन मतलब यूनानी शासक थे। फिर आते हैं इनके जो पुत्र हैं जिनका नाम है स्ट्रैटो प्रथम। फिर आते हैं स्ट्रैटो सेकंड। स्ट्रैटो सेकंड की कहानी ये है कि इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए। ठीक है, तो और जो स्ट्रैटो प्रथम है उनके सिक्के पर क्या है, मथुरा, इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं, मथुरा से मिले। स्ट्रैटो सेकंड शीशे के सिक्के, ये इंपॉर्टेंट था। तो ये 4, 1
1 2 3 4, ये चारों पढ़ लिए हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 148 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सिंह ने जो अंतिम जो, देखिए अभी हम मौर्योत्तर देख रहे हैं। मौर्य, इससे पहले मौर्य था। तो क्या होता है, कहानी यही होती है कि जो अंतिम शासक है उसको कोई मार देता है और एक नया राजवंश स्थापित कर देता है। यही तो होता है कहानी में। तो 184 में क्या होता है, जो पुष्यमित्र सिंह ने क्या है, अंतिम मौर्य शासक, क्या नाम था उनका, बृहदत्त की हत्या करके शुंग जो है राजवंश की स्थापना करी। ठीक है, तो कौन है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, पुष्यमित्र शुंग। 184 BC की बात है। पुराणों के अनुसार जो है पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। फिर लिखा है महर्षि पाणि ने शुंग वंश को क्या है भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया। कौन सा गोत्र बताया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे शुंग वंश को क्या बताया है, पाणि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। फिर लिखा है अयोध्या के लेखों से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, फिर लिखा है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये तो इंपॉर्टेंट है कि पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के कौन थे, पुरोहित थे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं उन्होंने ब्रह्मदत्त की हत्या करवाई। ठीक है, और शुंग वंश आ जाता है। ठीक है, इनका शासन थोड़ा टोटल जो है 36 वर्षों तक चलता है और ये भरद्वाज गोत्र के थे, ऐसा पाणि का कहना है। और अयोध्या अभिलेख से हमको क्या पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग ने क्या करवाया, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये आपको कहाँ से पता चलता है, अयोध्या लेखों से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पतंजलि, हाँ, और ये था कि जो अगर पूछा जाए तो पतंजलि किसके पुरोहित थे, वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। फिर है शुंग वंश का जो है 9वां शासक कौन था, भागवत अथवा भागभद्र। तो हमने अभी से 2 नाम पढ़े। जो पहला था वो थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने ब्रह्मदत्त को मारा, जो कि मौर्य साम्राज्य में सबसे लास्ट थे। और जो सबसे इसमें लास्ट है गाइस, वो है भागभद्र। ठीक है, तो भागभद्र हमने कहा पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बीच में अगर कोई शक्तिशाली है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नहीं तो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको मरना होता है और दूसरा वंश आना होता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें लिखा है कि जो इसके शासनकाल में क्या होता है, तक्षशिला के यवन नरेश, उनका नाम है एंटियालकीड्स का जो राजदूत होता है हेलियोडोरस, उसके विदिशा राज दरबार में आता है। कहाँ पे आता है, विदिशा राज दरबार में उपस्थित होता है। कहाँ का, तक्षशिला का। इस कहाँ पे है, इस वक्त पाकिस्तान रावलपिंडी पेशावर वाला एरिया है, वहाँ पे है तक्षशिला। वहाँ का यवन नरेश यानी कि यूनानी शासक यवन नरेश होगा। ठीक है, कौन है, एंटियालकीड्स है। एंटियालकीड्स का जो राजदूत होता है ना, तो गाइस उसका नाम है हेलियोडोरस। वो कहाँ आता है, वो आता है जब आपके ये होते हैं, क्या नाम है इसका, भागभद्र का शासन चल रहा है, तो उनके टाइम में विदिशा दरबार में आता है। मतलब एक जगह का नाम है, उसका नाम है विदिशा, और विदिशा के राज दरबार में आता है। अब ये क्या काम करता है, जो हेलियोडोरस है यानी कि जो राजदूत है, उसने क्या करा, भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो भागवत धर्म जो है इन्होंने ग्रहण कर लिया। अब ये आए कहाँ थे, विदिशा में, विदिशा या फिर बेसनगर में आए थे। तो वहाँ उन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी। ठीक है, कहाँ, भागवत विष्णु की गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी, विदिशा जहाँ पे वो आए थे वहाँ पे करी। ठीक है, वो किससे रिलेटेड हो गए, विष्णु, और विष्णु की ये क्या करने लगे, पूजा करने लगे। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहाँ से आए थे, तक्षशिला से आए थे। किसने भेजा था, एंटियालकीड्स, उनके राजदूत थे, हेलियोडोरस थे। और ये कहाँ आते हैं, विदिशा दरबार में आते हैं। किसके टाइम की बात है, भागभद्र के टाइम की बात है। और ये क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, एक विदिशा, वहाँ पे भागवत धर्म को ग्रहण करते हैं, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं। इतनी कहानी हो गई इनकी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि जो शुंग वंश है, शुंग वंश का जो अंतिम राजा था। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे गाइस, तो अभी जो हमने कहा स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी, कौन से थे, शुंग वंश आ गया। और उसके बाद हमने सबसे लास्ट में कौन सा राजा पढ़ लिया, मतलब जो अंतिम राजा है वो हमने पढ़ लिया, क्या नाम है, भागभद्र नाम है उनका। ठीक है, तो उसके बाद अब शुंग वंश तो भैया ख़त्म होगा ही, जो आया है वो जाएगा। ठीक है, तो शुंग वंश
तो जो शुंग वंश का जो अंतिम राजा था यानी कि देवभूति, ठीक है, ओके, भागभद्र अंतिम नहीं था, देवभूति यहाँ अंतिम है, देवभूति या देवभूमि अपने उनके जो अमात्य थे ना गाइस, उनका नाम है वासुदेव, ठीक है। वासुदेव के वासुदेव ने क्या करा, षड्यंत्र रचा कुछ और इनकी हत्या करवा दी। तो वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वो है आपका कर्णव यानी कर्णवायन वंश था। कर्ण वंश जो आता है वो ये वासुदेव के द्वारा आता है। वो अमात्य हैं देवभूति जो सबसे लास्ट राजा हैं शुंग वंश के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे जो प्रभावशाली जो राज्य था, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था गाइस, शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश के बाद हमने कहा कौन सा वंश आ गया, कर्ण वंश, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसने कहा दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा है, सातवाहन। पुराणों में इस वंश की स्थापना का इस वंश के जो संस्थापक है उनका नाम क्या था, सिंधुक, सिमुक या सिप्रक। ये एक ही बंदा है जिसके 3 नाम है, सिंधुक, सिमुक या सिप्रक, ठीक है, सिंधुक, सिमुक या सिप्रक। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम सातवाहन की कर रहे हैं, ठीक है। ये तीसरे राजवंश की बात हो रही है। तो इसमें इसने क्या करा, इसने क्या करा, जो कर्णवंश था, कर्णवंश का जो सबसे लास्ट था वो था सुशर्मन, यानी कि जो कर्णवंश है उसमें जो सबसे लास्ट है गाइस, कर्णवंश में सबसे लास्ट था आपका सुशर्मन, इसकी हत्या करी और क्या आ जाता है, सातवाहन वंश आ जाता है, ठीक है। तो गाइस हमने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है, ऐसे याद हो जाता है, बार बार हम उसका रिवीजन कर लेते। तो शुंग वंश में आपने पुष्यमित्र शुंग का नाम पढ़ा, ठीक है, फिर भागभद्र का नाम पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने सबसे लास्ट में पढ़ा देवभूति का नाम, जिसको मार दिया था, किसने मारा था, कर्णवंश के जो कर्णवंश की स्थापना कौन करता है, जो आपके जो पुरोहित होते हैं उनका नाम होता है, एक मिनट देखिए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई थी किसकी, देवभूति अंतिम राजा थे जिनके अमात्य थे वासुदेव। तो ये क्या करते हैं, कर्ण वंश की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। अब कर्ण वंश में जो सबसे लास्ट है गाइस, आइए देखते हैं कौन है। तो कर्ण वंश में जो सबसे लास्ट था उसका नाम था सुशर्मन, ठीक है। क्या नाम था, सुशर्मन नाम था, जिसको नहीं सॉरी हाँ, तो सुशर्मन का जो वध है वो कौन करता है, जो आपका सातवाहन का संस्थापक होगा। और सातवाहन का संस्थापक यहाँ पे कौन है, सिंधुक, सिमुक या सिप्रक, यही है, ठीक है। आइए, ये तो खत्म हो गया कहानी। अब लिखा है पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। मतलब इसने कहा कि 30-31 राजा थे, कब थे आपके सातवाहन वंश में। अभी हमने कौन कौन से पढ़े, एक हमने पढ़ा शुंग, पुष्यमित्र शुंग वाला, फिर हमने क्या देखा, कर्णवंश, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा सातवाहन जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसने कहा भैया पुराणों में कहा है यहाँ पे 30-31 राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मत्स्य पुराण में बोला कि भैया 29 राजा थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सातवाहनों की वास्तविक जो राजधानी है वो कौन सी है, प्रतिष्ठान या पैठन है, ठीक है। क्या है सातवाहनों की राजधानी, प्रतिष्ठान या पैठन, ठीक है। फिर लिखा है पुराणों में इस राजवंश को क्या बोला है, आंध्र भृत्य, ठीक है, यानी कि आंध्र जातीय कहा गया है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो बोल दिया अमरावती माना गया है, ठीक है। पुराणों के अनुसार जो है कृष्ण का जो पुत्र और उनका जो उत्तराधिकारी जिसका नाम है क्या लिखा है, सतकर्णी प्रथम, सातवाहन वंश का क्या है, सतकर्णी उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कहानी क्या चलेगी, हम बात कर रहे हैं सातवाहन वंश की, ठीक है। तो सातवाहन वंश में इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे, सिमुक, सिंधुक, ये सिप्रक, ये नाम था उनका, ठीक है। तो अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो शासक हैं या राजा हैं उनके नाम आएंगे। तो उसमें यहाँ पे देखिए सबसे, हाँ, इनकी राजधानी की बात करी गई। तो दोस्तों एक बार तो हाँ, इनको एक और ये आंध्र भट्ट या फिर आंध्र भी कहा गया, तभी आप कहीं कहीं देखेंगे सातवाहन या आंध्र सातवाहन बोला जाता है, ठीक है। इस वंश को सातवाहन भी बोला जाता है, आंध्र सातवाहन भी बोला जाता है। इनकी राजधानी की बात करी गई तो वो हो गई आपकी अमरावती हो गई। आप जानते हैं ये अभी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। देखिए कितना मैच कर रहा है, ठीक है। तो आंध्र सातवाहन आंध्र प्रदेश और अमरावती
वहाँ की राजधानी हो गई, इनकी राजधानी थी। ठीक है, अब कुछ शासकों का नाम पढ़ते हैं। तो एक नाम आ गया आपका कृष्ण के पुत्र या उत्तराधिकारी सतकर्णी प्रथम, एक नाम आ गया। ठीक है, तो इनकी उपाधि सतकर्णी थी। तो इनके शासन के बारे में हमें कहाँ से मिलता है, पता चलता है, नागनिका के नानाघाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। चलिए, एक हो गया आपका सतकर्णी प्रथम। नोट्स बनाइएगा, इस एक करके लिखिए। मैं जितना आसान हो सकता है उतनी आसान तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। और आप चाहें तो मेरी लैंग्वेज में जिस तरह से मैं बोलती हूँ लिख लें, या फिर वैसे तो इस बुकिश लैंग्वेज कभी ना लिखें। वही सारी चीज़ अगर आपको लिखनी है तो आप बुक से ही पढ़िए, शॉर्ट में लिखिए हमेशा। ठीक है, हमने बात कर ली सतकर्णी प्रथम की। आगे पढ़ते हैं। अब दूसरा नाम आएगा आपका सातवाहन शासक। क्या नाम है? दूसरा नाम है गोमती पुत्र सतकर्णी। नाम बहुत सेम है। ठीक है, सतकर्णी प्रथम पढ़ लिया। अब गोमती पुत्र सतकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते, जो ये लिखा है, ये जो है ना 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसको फिर से क्या करा? स्थापित करा, जो क्या है खत्म होने की कगार पे था। मतलब क्या है, उसको लोग मानना बंद कर दिए थे, तो इसने वापस से उसको स्थापित करा और वर्ण संकर यानी कि वर्णों और जातियों का सम्मिश्रण, उस चीज़ को रोका। ठीक है, कि वर्ण और जाति का जो मिश्रण हो रहा था ना, सम्मिश्रण, उस चीज़ को इसने रोका और जो वर्ण है उसकी स्थापना फिर से करी। ठीक है, वर्ण यानी कि जो 4 वर्ण थे उसकी स्थापना करी। वर्ण और जाति का सम्मिश्रण है उसको रोकते हैं। तो इसी कारण इसे क्या बोला? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया। किसको? गोमती पुत्र सतकर्णी को। तो ये जो दूसरे हैं गोमती पुत्र, इनको वर्ण व्यवस्था का संरक्षण किसे कहा गया? इन्हें कहा गया। इंपॉर्टेंट है। गोमती पुत्र सतकर्णी को जो है नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण यानी कि एक ब्राह्मण और वेदों का आश्रय कहा। तो कहाँ पे आपका नासिक अभिलेख? गाइस नासिक कहाँ है बताइएगा जरा। तो नासिक अभिलेख में इनको क्या बोला? अद्वितीय ब्राह्मण यानी कि एक ब्राह्मण और वेदों का आश्रय कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर इसमें लिखा है कि खतीय दप मन मदा, अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया। ठीक है, अब लिखा है तीसरा नाम आ जाता है। ठीक है, हमने एक पढ़ लिया सतकर्णी प्रथम, फिर हमने पढ़ लिया गोमती पुत्र सतकर्णी, फिर हम पढ़ेंगे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ठीक है, तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को दक्षिणा पथेश्वर कहा गया। क्या कहा गया? दक्षिणा पथेश्वर। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उनके कुछ सिक्कों पर मिलता है और इस वंश का अंतिम जो शक्तिशाली शासक है गाइस, उसका नाम है यज्ञश्री सतकर्णी। सब सतकर्णी सतकर्णी है। ठीक है, तो तीसरा है आपका वशिष्ठी पुत्र पुलवामी और इन्हें क्या कहा गया? दक्षिणा पथेश्वर कहा गया और इनके जो सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र मिलता है। और इसके अलावा इसने कहा जो सबसे आखिरी जो शक्तिशाली शासक था उसका नाम है यज्ञश्री सतकर्णी। पहला था आपका गाइस सतकर्णी प्रथम, दूसरा था गाइस क्या नाम था? गोमती पुत्र सतकर्णी, और उसके बाद तीसरा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी और चौथा इसमें लिखा है यज्ञश्री सतकर्णी, सातकर्णी, जो भी है सतकर्णी सातकर्णी। आइए फिर कलिंग की कहानी स्टार्ट होती है। तो गाइस कलिंग कहाँ था? हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कलिंग है आपका उड़ीसा में है और उड़ीसा में कलिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, आगे आप देखिएगा। कलिंग में एक राजा थे, चलिए क्या पता इसमें नाम आ जाए। हाँ, आ तो गया गाइस, खारवेल। तो खारवेल की एक रचना थी, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो गाइस कलिंग कहाँ है? कलिंग है आपका उड़ीसा में। तो कलिंग में कौन सा वंश है? यहाँ चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? महामेघवाहन। तो कलिंग का चेदी वंशीय शासक जिसका नाम है खारवेल प्राचीनतम भारतीय इतिहास में महानतम शासक में से एक था और उड़ीसा यानी कि उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी गाइस क्या है देखिएगा जरा। तो उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की जो है हाथी गुफा अभिलेख से एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यानी कि हमने क्या पढ़ा है गाइस? अभी तक हमने पढ़ा है कलिंग के शासक यानी कि चेदी वंश के शासक थे जिनका नाम है खारवेल, उनका अभिलेख है जिसको हम बोलते हैं हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, तो यही 3-4 चीज़ें इसमें क्या है? खारवेल के बचपन,
खारवेल के बचपन, उनकी शिक्षा, उनका राज्याभिषेक, उनके राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासनकाल की घटना जो है उसका क्रमबद्ध विवरण मिलता है। ठीक है, तो इस अभिलेख में खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र मतलब यही है जिससे आप खारवेल के बारे में जान सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राजा यानी कि चोल, चेर, पांड्य, गाइस दक्षिण में कोई 3-4 राजा थे, चोल, चेर, पांड्य ऐसे, ठीक है, तो इनको पराजित किया। किसने किया था? खारवेल ने। कहाँ से है? कलिंग से है। इनका अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, तो कहाँ? उड़ीसा की बात हो रही है। इसमें लिखा है पांड्य शासक से उनकी क्या करा, जो खारवेल थे उन्होंने क्या करा, गधे से हल चलवाया था पांड्य शासक से। तो इनका जैन धर्म के प्रति जो है भारी झुकाव था। किसका? खारवेल का। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूर्वीय रोमन शासक, क्या नाम है? जस्टिनियन, को सर्वाधिक प्रसिद्ध, मतलब ये सब प्रसिद्धि मिली इनको। जस्टिनियन रोमन शासक थे। ठीक है, इनको प्रसिद्धि किस वजह से मिली? उनके जो न्याय संबंधी सुधार थे ना, उस वजह से, यानी कि उन्होंने कुछ सुधार ऐसे किए होंगे न्याय संबंधी, उस वजह से जस्टिनियन को सर्वाधिक जो है प्रसिद्धि मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी थे। तो गाइस यहाँ जो है हमारा होता है चैप्टर समाप्त। और अब जो है इसमें आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो हमारी हो गई है थोड़ी सी लेंथी, तो गाइस क्वेश्चन आंसर जो है हम अपने दूसरे पार्ट में ले आते हैं। ठीक है, और मेरी बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप नोट्स जो है सबसे ज़्यादा याद पढ़ा करिए। मतलब एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार। एक दिन अगर आप एक चैप्टर को दें, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो एक दिन आप एक चैप्टर को दीजिए। ठीक है, 2 चैप्टर को दीजिए, नोट्स पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है, ऐसे नहीं 3-4 पढ़ लिए। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, 2 ही चैप्टर उठाओ और नोट्स को बार बार पढ़ो। ठीक है, 3-4 बार पढ़ लेंगे, ऐसे ही रट जाएगा। आगे हम जब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं उसमें भी व्याख्या लिखी होती है। तो गाइस मुझे क्या लगता है, कुछ ही लाइन, मतलब अगर आप A4 साइज पेजेस देखेंगे ना, तो उसका जब एक पूरा आधा ही पेज आपका कुछ नया मिलेगा आपको उसकी व्याख्या में। नहीं तो सारा जो है सेम टू सेम जो आप नोट्स पढ़ चुके हैं, जो अभी हमने पढ़ा वही मिलता है, कुछ नया नहीं मिलता गाइस। तो मेरा बस ये कहना है कि नोट्स को पढ़ते रहिए, रटिए नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 4 बार पढ़ लेंगे अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आपके माइंड में थोड़ा सेट हो जाता है कि यार पढ़ा तो था कुछ ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों यही वीडियो को करते हैं समाप्त। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर राउंड में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।